लाइव कर दिए हो? क्लास लाइव है? लाइव है। आ जाइए, इधर आइए, बैठ जाइए सब लोग। देखिए, अभी लड़का हमसे मिलने के लिए आया, तो टाइम तो मेरे पास भी नहीं था कि इनसे हम पर्सनल मिल सके, समझे? काहे कि 10-20 में टेस्ट छोड़े, फिर तो क्लासे आना था, तो पर्सनली तो बात नहीं कर सके इनसे बहुत ज़्यादा। इनका नाम है अश्विनी कुमार ठाकुर, घर गोपालगंज। फाउंडेशन बैच के छात्र हैं, छात्र रहे हैं और आगे भी संस्थान से जुड़े रहेंगे। देखिए, इनका रिजल्ट जो है फॉरेस्ट गार्ड में हुआ है, फॉरेस्ट गार्ड में इनका रिजल्ट हुआ है और बिहार पुलिस के अंतर्गत ही आता है और उसको सिंगल स्टार भी मिलता है, समझे? ऑफिसर ग्रेड का नौकरी है एक प्रकार से, लेकिन जो रुतबा एक एसआई का होता है वो रुतबा तो फॉरेस्ट गार्ड का नहीं ही होता है, लेकिन फिर भी सरकारी जॉब होता है। देखिए, गवर्नमेंट जॉब के पीछे लोग क्यों भागते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में स्टेबिलिटी होता है, इसलिए लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते हैं। तो इन्होंने, अश्विनी जी ने जो है आपको अपने जीवन में सफलता के स्वाद को चखा है और एक स्टेप ये आगे बढ़े हैं। और जैसा कि हम क्लास में भी बोलते हैं, ये पढ़े भी हैं तो इनको पता है और आप सब लोग भी जानते हैं कि सफलता का मतलब सिर्फ एक जॉब लग जाना नहीं होता है, बल्कि सफलता का मतलब लगातार आगे बढ़ना होता है। तो आप लोग तो एकदम विशुद्ध बेरोजगार हैं, विशुद्ध बेरोजगार, लेकिन अब इनके साथ ऐसा नहीं रहा। ये जो है अब विशुद्ध रोजगार परक व्यक्ति हो गए। अब इनका तो बरतुहारियों सब आना शुरू हो जाएगा, समझे? तो 1 तारीख से जो है ये ट्रेनिंग में जा रहे थे, तो सोचे एक बार सर से मिल लेते हैं। देखिए, ये सब कहीं ना कहीं एक टीचर और एक छात्र के बीच, ये चाहते तो बिना मिले हुए भी जा सकते थे। अगर बिना मिले हुए भी जाते तो हम ऐसा थोड़े कि हम इनको कुछ कहते, हमको पता भी नहीं होता कि हाँ इसका रिजल्ट हुआ है। लेकिन एक शिक्षक और छात्र के बीच जो प्रेम होता है, उस प्रेम के कारण ही लोग मिलने के लिए आते हैं। तो हमको भी काफ़ी अच्छा लगा कि मिलने के लिए आए और हम तो इनको यही आशीर्वाद देते हैं कि आप आगे बढ़िए, दरोगा बनिए, डीएसपी बनिए और आगे बढ़िए जीवन में, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आगे बढ़िए। देखिए, अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में सफल होता है तो कहीं ना कहीं उनका मेहनत जरूर होता है। तो मेहनती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो मेहनत किए इसलिए सफल हुए और आपको भी हम कहेंगे कि आप भी मेहनत कीजिए, आप भी सफल हो सकते हैं। तो इनको हम आशीर्वाद देते हैं कि आगे जो है वाले बैच में पढ़ता है। तो देखिए, जो कारवा आगे बढ़ता है उसमें आपके सफलता का बहुत बड़ा योगदान होता है। मतलब हम आपको पढ़ाए, आप सफल हुए, उसी से तो कोचिंग आगे बढ़ता है, हम आगे बढ़ते हैं। तो हम आपको आगे बढ़ा रहे हैं, आप हमको आगे बढ़ा रहे हैं, मतलब हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है। आप नहीं तो हम नहीं, हम नहीं तो आप नहीं, आप तो हम तो आप, दोनों एक दूसरे के जो है पूरक हैं। प्रयास आप यही कीजिएगा कि जो है ट्रेनिंग में भी समय निकाल करके पढ़े, और नहीं मिल पाएगा समय तो ट्रेनिंग के बाद तो समय मिलेगा ही, ठीक है? तो चलिए, और मिठाई भी लेकर के आए हुए थे, लेकिन सबको बोल देते हैं देखिए आप लोग सफल हो, ये सिर्फ मिलने के लिए आ जाइए। हमको मिठाई लेकर के आते हमको ठीक नहीं लगता है। हम ऑन कैमरा जो है, ऑन कैमरा ये दिए हुए हैं स्टेटमेंट की मिठाई लेकर के मत आइए।
तो मिठाई भी लेकर के आए हुए थे, और हमको लगता है हल्दीराम सबका मिठाई लेकर के आए हुए थे, हल्दीराम या बीकाजी का, क्योंकि इनका जो पैकेट था ना उसी टाइप का था। क्या जी, समझे? तो मिठाई तो हम देखे नहीं, लेकिन देख करके पता कर लिए कि हाँ हल्दीराम या बीकाजी का होगा। तो चलिए ठीक है, फिर आगे मिलिएगा ट्रेनिंग के बाद और पढ़ते रहिए आगे। चलिए ठीक, हम ध्यान रखेंगे आपके भाई का, चिंता नहीं। एक बार इनके लिए जोर से ताली बजा दीजिए महाराज, हम तो भूल गए थे ये बात कहना। चलिए आगे बढ़िए, आपके भाई का हम ध्यान रखेंगे, आप जाइए आराम से, अब ट्रेनिंग कीजिए। चलिए आ जाइए। तो क्या पढ़ा रहे थे? राष्ट्रवाद का उदय और कांग्रेस। क्या पढ़ा रहे थे? राष्ट्रवाद का उदय और कांग्रेस। राष्ट्रवाद का उदय और कांग्रेस, ठीक है। तो राष्ट्रवाद का उदय तो समझा दिए थे, कांग्रेस के विषय में बता रहे थे। और जहां तक कांग्रेस की बात है, जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस की बात है, तो कांग्रेस के विषय में हमने आपको बताया था, कांग्रेस के स्थापना से लेकर कांग्रेस के 1917 के कलकत्ता के वार्षिक अधिवेशन तक की चर्चा हम आपके साथ कर चुके हैं। हाँ या ना? हाँ। एक आध गो प्रश्न का आप जवाब दीजिए, बताइएगा कि जो है कितनी महिलाओं ने कांग्रेस अधिवेशन के, कौन कौन? ऐसी एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, नलिनी सेन, गुप्ता, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बताइएगा कि, आगे बताइएगा कि आगे बताइएगा आप कि महात्मा गांधी कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार भाग लिए? 1901 के कलकत्ता अधिवेशन। एक बात और बताइएगा आप हमको, मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिए? आए 1904 का मुंबई अधिवेशन। कांग्रेस में पहली बार फूट कब पड़ी? 1907 में, सूरत में, 1907 में सूरत में पड़ी, ठीक है। इसके बाद आगे बताइएगा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में धन के निष्कासन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया था? 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है। चलिए यहां तक आपको याद है। अब 1917 से आगे बढ़ते हैं। अब आगे सुनिए, समझिए, और देखिए जो भी चीज आपके नोट में नहीं होगा हम आपको नोट डाउन करवा देंगे, ठीक है। आपको चिंता नहीं करना है। कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके नोट में नहीं है, नोट में नहीं है तो हम हैं, हम आपको नोट डाउन करवा देंगे। अब आइए आप, बरबराना बंद कीजिए, मुंह तोड़ देंगे नहीं तो हम। देखिए कितना निर्लज है, बोल दिया बरबराना बंद कीजिए तैयो बरबराएगा। एकदम निर्लज, पतित, बेहया, निकम्मा, और कुछ बोले हैं, सब है। 1918, देखिए वर्ष 1918 की बात करें तो 1918 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? दिल्ली। कहां हुआ? दिल्ली। 1918 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन दिल्ली में आयोजित हुआ। और 1918 में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन दिल्ली में आयोजित हुआ था, इस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था बाल गंगाधर तिलक को। इस अधिवेशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को बनाया गया था, बाल गंगाधर तिलक को बनाया गया था। लेकिन बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन सिरोल ने भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा था।
लेकिन बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन सिरोल ने क्या कहा था? तो वैलेंटाइन सिरोल ने भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा, जिसको लेकर बाल गंगाधर तिलक ने सिरोल के ऊपर केस कर दिया और उस केस की पैरवी करने को लेकर ही बाल गंगाधर तिलक 1918 ईस्वी में लंदन चले गए। सिरोल, जिन्होंने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा, उसके ऊपर तिलक ने केस कर दिया और उस केस की पैरवी करने को लेकर ही बाल गंगाधर तिलक कहां पहुंचे? तो बाल गंगाधर तिलक पहुंचे आपको लंदन चले गए। बाल गंगाधर तिलक लंदन चले गए, अर्थात बाल गंगाधर तिलक भारत में थे ही नहीं, जिस वजह से इस अधिवेशन की अध्यक्षता बाल गंगाधर तिलक ने नहीं की, बल्कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने की। बल्कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? मदन मोहन मालवीय ने किया था। पिछले दिनों जो डेली टेस्ट हुआ था, उस डेली टेस्ट में ये क्वेश्चन हम आपको दिए थे, समझिए, ये क्वेश्चन हम आपको दिए हुए थे। क्लियर है? तो ये बात हो गई। इसके बाद वर्ष 1919 की अगर आप बात करेंगे तो 1919 का कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था पंजाब के अमृतसर में। कहां हुआ था? पंजाब के अमृतसर में 1919 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था और 1919 ईस्वी में पंजाब के अमृतसर में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था मोतीलाल नेहरू ने। और अगर बात इस अधिवेशन की करें तो इस अधिवेशन में कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में प्रस्ताव पारित किया और साथ ही साथ इस अधिवेशन का इसलिए भी महत्व बढ़ जाता है क्योंकि यह अंतिम अधिवेशन है जिसमें बाल गंगाधर तिलक भाग लिए। अगर आप बात बाल गंगाधर तिलक की करें तो जो बाल गंगाधर तिलक है, बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के 1919 के अमृतसर अधिवेशन में जो है आपको अंतिम बार भाग लिए थे क्योंकि आगे चलकर 1 अगस्त 1920 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक का देहावसान हो गया या बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया, जिस वजह से वे उससे आगे के वार्षिक अधिवेशन में भाग नहीं लिए। तो इसलिए यह बात यहां पर कहा जा सकता है कि बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अंतिम बार भाग लिया है? तो 1919 के अमृतसर अधिवेशन में अंतिम बार भाग लिए हैं। इसके बाद आपको आगे बढ़ने से पहले एक बात यहां पर हम आपको और बताना चाहते हैं, जो कि हमको 1918 के साथ ही बता देना चाहिए, लेकिन हमने आपको नहीं बताया। तो अब देखिए, सामान्य तौर पर कांग्रेस का एक वार्षिक अधिवेशन आयोजित होता था और वह वार्षिक अधिवेशन दिसंबर माह में आयोजित होता था और दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह में आयोजित होता था। लेकिन पहली बार कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया और पहली बार कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अगर हम लोग बात करें तो पहली बार कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन है वह 1918 में बुलाया गया था। पहली बार कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन है वह आपको 1918 में बुलाया गया था और 1918 में पहली बार कांग्रेस का विशेष अधिवेशन मुंबई में बुलाया गया था। कहां बुलाया गया था? मुंबई में जो पहली बार कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया था, कांग्रेस के इस विशेष अधिवेशन का अध्यक्ष
हसन इमाम को बनाया गया था, या हसन इमाम जो है कांग्रेस के इस विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष बने। जो हसन इमाम है, हसन इमाम कांग्रेस के इस विशेष अधिवेशन के जो है आपको क्या बने, अध्यक्ष बने। और देखिए यह जो 1918 का कांग्रेस का विशेष अधिवेशन है, इस अधिवेशन का कई कारणों से महत्व है। इस अधिवेशन का कई कारणों से महत्व कैसे है, तो देखिए पहला कारण यह है कि इस अधिवेशन के दौरान ही कांग्रेस में दूसरी बार फूट पड़ी थी। इस अधिवेशन के दौरान ही जो है कांग्रेस में दूसरी बार फूट पड़ी थी, कांग्रेस में दूसरी बार फूट पड़ी थी, कांग्रेस में दूसरी बार फूट पड़ी थी। कांग्रेस में दूसरी बार जो फूट पड़ी थी वह आपको इस अधिवेशन के दौरान ही पड़ा था। कांग्रेस में दूसरी बार फूट इसी अधिवेशन के दौरान पड़ा था। अब प्रश्न यह उठता है कि कांग्रेस में फूट क्यों पड़ी, समझिए प्रश्न यह उठता है कि कांग्रेस में फूट क्यों पड़ी। तो आपको अगस्त 1917 ईस्वी में एक घोषणा आई थी, जो घोषणा भारत सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू के द्वारा किया गया था, जिसे मॉन्टेग्यू घोषणा या अगस्त घोषणा भी कहा जाता है। और मॉन्टेग्यू घोषणा में यह घोषणा की गई थी कि मॉन्टेग्यू घोषणा में यह घोषणा की गई थी कि यह घोषणा की गई थी कि ब्रिटिश सरकार धीरे धीरे भारत में उत्तरदायी सरकार का गठन करेगी। ब्रिटिश सरकार धीरे धीरे भारत में उत्तरदायी सरकार का गठन करेगी। यह घोषणा मॉन्टेग्यू घोषणा 1917 में या अगस्त घोषणा 1917 में की गई थी। इस घोषणा पर विचार विमर्श करने को लेकर ही, इस घोषणा पर विचार विमर्श करने को लेकर ही 1918 ईस्वी में मुंबई में विशेष अधिवेशन बुलाया गया। और इस विशेष अधिवेशन के दौरान मॉन्टेग्यू घोषणा के प्रस्ताव को रखा गया और कांग्रेस के सदस्यों ने उस पर विचार विमर्श करना शुरू किया। जब मॉन्टेग्यू घोषणा के प्रस्ताव पर सभी कांग्रेसी विचार विमर्श करना शुरू किए तो उसमें जो कांग्रेस के गरम दल के लोग थे, कांग्रेस के गरम दल के लोगों ने मॉन्टेग्यू घोषणा को अस्वीकार कर दिया या अगस्त घोषणा को अस्वीकार कर दिया, अगस्त घोषणा को अस्वीकार कर दिया। वहीं कांग्रेस के जो नरम दल वाले थे या उदारवादी थे, उन्होंने मॉन्टेग्यू घोषणा का समर्थन किया, उन्होंने मॉन्टेग्यू घोषणा का समर्थन किया। तो कांग्रेस के इस अधिवेशन के दौरान जो है आपको मॉन्टेग्यू घोषणा पर विचार विमर्श किया गया। मॉन्टेग्यू घोषणा या अगस्त घोषणा, मॉन्टेग्यू घोषणा या अगस्त घोषणा पर विचार विमर्श किया गया। तो फिर हुआ ये कि कांग्रेस के जो गरम दल के लोगों थे, गरम दल के लोग थे, कांग्रेस के जो गरम दल के लोग थे, उन्होंने मॉन्टेग्यू घोषणा का विरोध किया, उन्होंने मॉन्टेग्यू घोषणा का विरोध किया। और कांग्रेस के गरम दल वाले लोग मॉन्टेग्यू घोषणा का विरोध करते हुए इसे सूर्यविहीन उषा काल की संज्ञा दिया, सूर्यविहीन उषा काल की संज्ञा दिया। मतलब वैसा सुबह जिसमें सूर्योदय ना हुआ हो, वैसा सुबह जिसमें सूर्योदय ना हुआ हो। और देखिए अगर वैसा सुबह जिसमें सूर्योदय ना होता है, उस सुबह का कोई महत्व नहीं रह जाता, उस सुबह का कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो जो मॉन्टेग्यू घोषणा आई थी, मॉन्टेग्यू घोषणा की तुलना सूर्यविहीन उषा काल से गरम दल वालों ने किया। यानी गरम दल वालों का यह मानना था कि मॉन्टेग्यू घोषणा की गई है, लेकिन इससे भारतीयों को कुछ मिलने वाला है नहीं, इससे भारतीयों को कुछ मिलने वाला है नहीं, कोई अधिकार जो है भारतीयों को मिलने वाला है नहीं। वही कांग्रेस के भीतर अगर बात उदारवादी दल या नरम दल की करे, तो नरम दल के लोगों ने जो है इसका समर्थन किया, नरम दल के लोगों ने जो है इसका समर्थन किया। नरम दल के लोगों ने इसका समर्थन करते हुए इसे मैग्ना कार्टा तक कह डाला, यानी महाधिकार पत्र तक कह डाला। तो मॉन्टेग्यू घोषणा या अगस्त घोषणा को लेकर कांग्रेस फिर से दो भाग में, गरम दल और नरम दल में बट गया। कांग्रेस फिर से दो भाग, गरम दल और नरम दल में बट गया। तो कांग्रेस में जो दूसरी बार विभाजन हुआ है वह 1918 के कांग्रेस के मुंबई के विशेष अधिवेशन के दौरान हुआ था। साथ ही साथ इस अधिवेशन का महत्व इसलिए भी है
क्योंकि इस अधिवेशन में ही पहली बार मौलिक अधिकार की भी मांग की गई थी, क्योंकि इस अधिवेशन में ही जो है पहली बार मौलिक अधिकार की भी मांग की गई थी, मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। बाद के वर्षों में जाकर भी कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग की गई थी, लेकिन पहली बार अगर देखा जाए तो पहली बार कांग्रेस के जिस अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग की गई थी वह कांग्रेस के 1918 का मुंबई का विशेष अधिवेशन था, वह कांग्रेस के 1918 के मुंबई का विशेष अधिवेशन था। अब इसके बाद आपको 1918 हो गया, 1919 हम आपको बता दिए थे। इसके बाद अगला वर्ष है 1920, समझ गए 1920। बात अगर 1920 की हम लोग करें तो 1920 ईस्वी में कांग्रेस का 2 अधिवेशन हुआ। 1920 ईस्वी में कांग्रेस का एक वार्षिक अधिवेशन हुआ और एक विशेष अधिवेशन हुआ। 1920 ईस्वी में भी कांग्रेस का 2 अधिवेशन हुआ, एक वार्षिक अधिवेशन हुआ और एक विशेष अधिवेशन हुआ। 1920 ईस्वी में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन, 1920 ईस्वी में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की हम लोग बात करें तो कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन है यह आपको कलकत्ता में हुआ था। कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कहां हुआ था? कलकत्ता में। कहां हुआ था? कलकत्ता में। कलकत्ता में 1920 ईस्वी में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ था और 1920 ईस्वी में कांग्रेस का कलकत्ता में जो विशेष अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी लाला लाजपत राय के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी। और यहां पर एक बात आप जानिए कि अगर लाल बाल पाल, आप सब लोग जानते हैं लाल बाल पाल, ये त्रिगुट है, लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से बिपिन चंद्र पाल। इन तीनों में से एकमात्र लाला लाजपत राय ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया और लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं किया, बल्कि लाला लाजपत राय की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किया। कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया। वहीं कांग्रेस के 1920 के वार्षिक अधिवेशन की हम लोग बात करें तो कांग्रेस के 1920 का जो वार्षिक अधिवेशन है वह आपको महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था। महाराष्ट्र के नागपुर में 1920 के कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आयोजित हुआ था और 1920 के कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जो महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित हुआ था, इसकी अध्यक्षता वीर राघवाचारी ने किया था। इसकी अध्यक्षता जो है आपको किसने किया था? वीर राघवाचारी ने किया था। वीर राघवाचारी ने किया था। और 1920 का जो कांग्रेस का नागपुर का वार्षिक अधिवेशन है, इस अधिवेशन का भी काफी ज्यादा खासा महत्व है। काफी ज्यादा खासा महत्व इस अधिवेशन का क्यों है? तो इस अधिवेशन के महत्व के कारण क्या है? तो इस अधिवेशन के महत्व का कारण क्या है, इसको आप समझिएगा। देखिए, ध्यान दीजिएगा। अगर इस अधिवेशन की हम लोग बात करें तो जो यह अधिवेशन है, इस अधिवेशन में जो है असहयोग आंदोलन चलाए जाने के प्रस्ताव को कांग्रेस ने पारित किया था। 1920 का जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जो कि नागपुर में हुआ है, इस अधिवेशन में ही कांग्रेस ने जो है असहयोग आंदोलन चलाए जाने के प्रस्ताव को पारित किया था। असहयोग आंदोलन चलाए जाने के प्रस्ताव को पारित किया था। असहयोग आंदोलन चलाए जाने के प्रस्ताव को पारित किया था। इसके बाद आपको 1920 का जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन है, इसका अगला महत्व क्या है? तो इसके अगले महत्व की अगर हम लोग बात करें तो इसका अगला महत्व इस लिहाज से है क्योंकि इस अधिवेशन के दौरान जो है आपको यह भी कहा गया था कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर होगा। भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर होगा। राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर होगा। यह बात जो है आपको 1920 के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में ही जो है आपको कहा गया था। 1920 के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में ही कहा गया था। साथ ही साथ इसी अधिवेशन में यह भी कहा गया कि कोई भी व्यक्ति जिसका उम्र 21 वर्ष या उससे अधिक हो चुका है, वो 25 पैसा देकर कांग्रेस का सदस्य बन सकता है। वो 25 पैसा अदा करके जो है कांग्रेस का सदस्य बन सकता है। यह प्रावधान भी 1920 के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में ही किया गया था। क्लियर है? अब यहां तक चीजों को पहले याद कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आ जाइए 1918 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ?
1918 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? दिल्ली में हो रहे अधिवेशन का अध्यक्ष किसे चुना गया? किसे चुना गया? लेकिन क्या उन्होंने अध्यक्षता की? अध्यक्षता की नहीं। तो आखिरकार 1918 के दिल्ली के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? किसने किया? किसने किया? मदन मोहन मालवीय। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? किसने कहा था? उस पर तिलक साहब केस किए थे और उसी केस की पैरवी को लेकर 1918 में लंदन गए। इसीलिए ना 1918 के दिल्ली में हो रहे अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं कर पाए, यही ना कारण था जी। चलिए अब इसके बाद आगे बताइएगा, पहली बार कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कब और कहां आयोजित हुआ? पहली बार कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कब और कहां आयोजित हुआ? 1918 मुंबई में आयोजित हुआ है। और 1918 मुंबई में जो पहली बार कांग्रेस का विशेष अधिवेशन आयोजित हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने किया? इसकी अध्यक्षता किसने किया? इसकी अध्यक्षता किसने किया? हसन इमाम ने किया। हसन इमाम ने किया। और इसके बाद जो है कांग्रेस में दूसरी बार फूट कब पड़ी है? 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 1918। चलिए इसके बाद आगे बताइएगा कि किस बात को लेकर फूट पड़ी थी? किस बात को लेकर फूट पड़ी? किस बात को लेकर फूट पड़ी थी? कांग्रेस के किस वर्ग के लोग मॉन्टेग्यू घोषणा के विरोध में थे? विरोध में थे? समर्थन में थे? समर्थन में थे? पहली बार मौलिक अधिकार की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान? पहली बार मौलिक अधिकार की मांग, पहली बार मौलिक अधिकार की मांग। चलिए 1919 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? कहां हुआ? 1919 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? कहां हुआ? अमृतसर। अमृतसर में हो रहे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? किसने किया? किसने किया? मोतीलाल नेहरू ने किया। कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया था? कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में प्रस्ताव पारित? किसमें? बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के किस अधिवेशन में अंतिम बार भाग लिए? बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के किस अधिवेशन में अंतिम बार भाग लिए? किसमें? चलिए 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कहां हुआ? कोलकाता। 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कहां हुआ? 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कहां हुआ? कोलकाता। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? किसने किया? लाल बाल पाल में से एकमात्र जिसने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की हो कौन था? लाल बाल पाल में से एकमात्र जिसने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की हो लाला लाजपत राय। चलिए 1920 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? कहां हुआ था? 1920 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? और 1920 के कांग्रेस के नागपुर के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? किसने किया? किसने किया? किस अधिवेशन में कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन चलाए जाने के प्रस्ताव को पारित किया? 1920 नागपुर। किस अधिवेशन में कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन चलाए जाने के प्रस्ताव को पारित किया? 1920 के नागपुर अधिवेशन। किस अधिवेशन में कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पारित किया कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर होगा? 1920 का नागपुर अधिवेशन। किस अधिवेशन में कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पारित किया कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर होगा? 1920 का। चलिए अब यहां से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे आता है 1921। बात अगर 1921 की करें तो 1921 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन अहमदाबाद में आयोजित हुआ। अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद में। गुजरात के अहमदाबाद में 1921 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आयोजित हुआ। और गुजरात के अहमदाबाद में 1921 ईस्वी में कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन आयोजित हुआ, इस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था चित्तरंजन दास को।
चितरंजन दास को, सीआर दास को इस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया, लेकिन उस समय सीआर दास जेल में बंद थे और सीआर दास के जेल में बंद होने के कारण ही इस अधिवेशन की अध्यक्षता सीआर दास नहीं कर पाए, बल्कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने किया। किसने किया? हकीम अजमल खां। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? हकीम अजमल खां। हकीम अजमल खान ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया। फिर इसके बाद अगर बात की जाए 1922 की, तो 1922 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जो है बिहार के गया में हुआ था। बिहार के गया में समझिए, बिहार के गया में जो है 1922 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन की अध्यक्षता सीआर दास के द्वारा की गई थी, चितरंजन दास के द्वारा की गई थी। और ध्यान दीजिएगा, जब सीआर दास इस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे तो उस समय में भी ये जेल में ही बंद थे। तो सीआर दास कांग्रेस के एक ऐसे अध्यक्ष है जो कि जेल में बंद रहते हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, और यह बिहार में आयोजित होने वाला दूसरा अधिवेशन था। इसके बाद आपको 1923, वर्ष 1923 की अगर हम लोग बात करें तो वर्ष 1923 में कांग्रेस का दो अधिवेशन हुआ, एक वार्षिक अधिवेशन हुआ और एक आपको विशेष अधिवेशन हुआ। एक वार्षिक अधिवेशन हुआ और एक आपको विशेष अधिवेशन हुआ। वर्ष 1923 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। वर्ष 1923 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कहां हुआ था? दिल्ली में जो है कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ था। अब वर्ष 1923 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन जो दिल्ली में हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो मौलाना अबुल कलाम आजाद किए थे, उस समय अबुल कलाम आजाद का उम्र हुआ करता था मात्र 35 वर्ष। उस समय मौलाना अबुल कलाम आजाद का उम्र कितना हुआ करता था? मात्र 35 वर्ष उम्र हुआ करता था। और आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि सबसे कम उम्र में कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला मौलाना अबुल कलाम आजाद ही हुए। इनसे कम उम्र में आज तक कोई भी कांग्रेस का अध्यक्ष जो है आपको नहीं बना है, तो सबसे कम उम्र में। इसके बाद कांग्रेस के 1923 के वार्षिक अधिवेशन की हम लोग बात करें तो आंध्र प्रदेश में एक शहर पड़ता है काकीनाडा। और जो काकीनाडा शहर है, काकीनाडा शहर में ही जो है कांग्रेस का 1924 का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। और कांग्रेस के 1924 का वार्षिक अधिवेशन जो आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना मोहम्मद अली ने किया था। और एक बात को आप ध्यान में रखेंगे, मोहम्मद अली और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों अलग अलग व्यक्तित्व है, दोनों अलग अलग पर्सनैलिटी है। तो 1923 के कांग्रेस के काकीनाडा के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किया था मौलाना मोहम्मद अली ने किया था। इसके बाद वर्ष 1924 की अगर बात की जाए तो वर्ष 1924 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कर्नाटक के बेलगांव में हुआ था। वर्ष 1924 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ था? कर्नाटक के बेलगांव में जो है वर्ष 1924 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। और महात्मा गांधी एकमात्र बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए हैं। और जो गांधी जी एकमात्र बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए हैं, वो एकमात्र बार है आपको कर्नाटक का बेलगांव अधिवेशन। और देखिए कैसी विडंबना है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग, उस समय माना जाता था कि कांग्रेस हिंदुओं का समर्थक है, हिंदुओं का प्रतिनिधि करने वाला संस्था है, और मुस्लिम लीग मुसलमानों का प्रतिनिधि करने वाला संस्था है। महात्मा गांधी को जब आप पढ़ेंगे तो आप यह पाएंगे कि महात्मा गांधी को अपने जीवन में 3 लक्ष्य काफी प्यारा था। और जो महात्मा गांधी को अपने जीवन में 3 लक्ष्य काफी प्यारा था, उसमें एक हिंदू मुस्लिम एकता था, दूसरा छुआछूत विरोधी संघर्ष था, तीसरा समाज में महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाना था। इसमें जो महात्मा गांधी का लक्ष्य हिंदू मुस्लिम एकता था। आप देखिए, जब गांधी जी ने कांग्रेस के 1924 के कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किया, तो इस अधिवेशन के दौरान ही
कांग्रेस और मुस्लिम लीग सदा सदा के लिए बिछड़ गया, हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ गया। यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो हमेशा के लिए अलग हुआ है वह 1924 के कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन के दौरान ही, 1924 के कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन के दौरान ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग सदा सदा के लिए एक दूसरे से बिछड़ गए, सदा सदा के लिए एक दूसरे से अलग हो गए। इसके बाद आगे है 1925। बात अगर वर्ष 1925 की करें तो 1925 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था उत्तर प्रदेश के कानपुर में, उत्तर प्रदेश के कानपुर में, उत्तर प्रदेश के कानपुर में 1925 ईस्वी में, उत्तर प्रदेश के कानपुर में जो है 1925 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। और उत्तर प्रदेश के कानपुर में 1925 ईस्वी में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस के इस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती सरोजिनी नायडू के द्वारा किया गया था। श्रीमती सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू, श्रीमती सरोजिनी नायडू के द्वारा, श्रीमती सरोजिनी नायडू के द्वारा जो है इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई और यह कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला हुई। साथ ही साथ अगर आप इस अधिवेशन की बात करेंगे तो इस अधिवेशन में ही पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया था। इस अधिवेशन में ही जो है पहली बार हसरत मोहानी के द्वारा, हसरत मोहानी के द्वारा इस अधिवेशन में ही पहली बार जो है आपको पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया था, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया था। और इस प्रस्ताव की अगर हम लोग बात करें तो इस प्रस्ताव को कांग्रेस पारित नहीं कर पाया था इस अधिवेशन के दौरान। साथ ही साथ इस अधिवेशन का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इस अधिवेशन में ही पहली बार हिंदी को राष्ट्रभाषा के तौर पर प्रयोग किया गया था। इस अधिवेशन में ही जो है आपको पहली बार हिंदी को राष्ट्रभाषा के तौर पर स्वीकार किया गया था, हिंदी को राष्ट्रभाषा के तौर पर स्वीकार किया गया था। ये तमाम वजहें हैं जिस वजह से 1925 का कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन जो है आपको महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आइए एक बार इसको याद कर लेते हैं। चलिए 1921 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? कहां हुआ? 1921 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? कहां हुआ? इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया? सीआर दास, सीआर, लेकिन वो जेल में बंद थे जिस वजह से अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? किसने किया? तो एक बार फिर से 1921 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? 1921 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? लेकिन उन्होंने किया किसने? 1921 के कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किसने? चलिए 1922 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? कहां हुआ? अध्यक्षता किसने किया? किसने किया? उस समय ये जेल में बंद थे, हाँ या ना? जेल में बंद थे ना। 1923 में कांग्रेस का कितना अधिवेशन? एगो विशेष और एगो वार्षिक। 1923 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कहां हुआ? विशेष अधिवेशन, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? किसने किया? मौलाना अबुल कलाम आजाद। और उस समय उनका उम्र कितना हुआ करता? कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष। 1923 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? 1923 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? किसने किया? किसने किया? 1924 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? 1924 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? अध्यक्षता किसने किया? अध्यक्षता किसने किया? गांधी जी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कितनी बार किए? कितनी बार किए? कब किए? कब किए? मुस्लिम लीग हमेशा हमेशा के लिए कांग्रेस से अलग किस अधिवेशन के दौरान हो गए? किस अधिवेशन के दौरान? 1925 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? 1925 में कहां हुआ? अध्यक्षता किसने की? किसने की? कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। चलिए किस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया? किसने रखा? किसने रखा? किसने रखा? क्या यह प्रस्ताव पारित हो पाया था? किस अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के तौर पर स्वीकार किया?
हिंदी को राष्ट्रभाषा के तौर पर स्वीकार किया गया, हिंदी को राष्ट्रभाषा के तौर पर स्वीकार किया गया। क्लियर है? चलिए अब आगे 1926 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ था? गुवाहाटी, असम में पड़ता है। 1926 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था असम के गुवाहाटी में। कहां हुआ था? असम के गुवाहाटी में। और असम के गुवाहाटी में जो 1926 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी श्रीनिवास आयंगर के द्वारा। इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी श्रीनिवास आयंगर। श्रीनिवास आयंगर के द्वारा जो है इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। और इस अधिवेशन के दौरान ही कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पारित किया कि सभी कांग्रेसियों के लिए जो है खादी वस्त्र पहनना आवश्यक है। कांग्रेस ने अपने इस अधिवेशन के दौरान ही यह प्रस्ताव पारित किया कि सभी कांग्रेसियों के लिए खादी वस्त्र पहनना क्या है? आवश्यक है। खादी वस्त्र पहनना क्या है? आपको आवश्यक है। खादी वस्त्र पहनना आवश्यक है। इसके बाद 1927, वर्ष 1927 की अगर हम लोग बात करें तो वर्ष 1927 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था मद्रास में। कहां हुआ था? मद्रास में, जिसे आज चेन्नई कहते हैं आप। 1927 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मद्रास में हुआ था। और मद्रास में हो रहे कांग्रेस के इस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर एम ए अंसारी ने किया था। डॉक्टर एम ए अंसारी ने किया था। और अगर कांग्रेस के इस अधिवेशन की हम लोग बात करें तो कांग्रेस के इस अधिवेशन के दौरान ही यह प्रस्ताव पारित किया गया कि साइमन कमीशन आयोग का अगर भारत आगमन होता है तो साइमन कमीशन आयोग का विरोध किया जाएगा। तो साइमन कमीशन आयोग के विरोध करने को लेकर प्रस्ताव पारित, साइमन कमीशन आयोग के विरोध करने को लेकर प्रस्ताव पारित, साइमन कमीशन आयोग के विरोध करने को लेकर प्रस्ताव पारित जो है आपको 1927 के मद्रास अधिवेशन में किया गया था। 1927 के मद्रास अधिवेशन में किया गया था। मद्रास अधिवेशन में जो है आपको किया गया था। साथ ही साथ पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव भी रखा गया था, लेकिन जिसे कांग्रेस पारित नहीं कर सका। इसके बाद वर्ष 1928, बात अगर वर्ष 1928 की करें तो वर्ष 1928 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था कोलकाता में। वर्ष 1928 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कोलकाता में हुआ था। और 1928 ईस्वी में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कोलकाता में हुआ था, इस अधिवेशन का अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू बने थे। इस अधिवेशन का अध्यक्ष बना था पंडित मोतीलाल नेहरू बना था। और कांग्रेस के इस अधिवेशन के दौरान कांग्रेस के लिए विदेश विभाग का गठन किया गया था। कांग्रेस के इस अधिवेशन के दौरान जो है कांग्रेस के लिए विदेश विभाग का गठन किया गया था। कांग्रेस के लिए विदेश विभाग का गठन किया गया था। इसके बाद जब आप आगे बढ़िएगा तो आगे जो है आपको वर्ष 1929 है। बात अगर वर्ष 1929 की करें तो 1929 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था लाहौर में। 1929 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ था? लाहौर में। 1929 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जो लाहौर में हुआ था, इस लाहौर में हो रहे अधिवेशन का अध्यक्ष बना था पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन की ही जो है आपको अध्यक्षता किया था। अब इस अधिवेशन की अगर आप बात करेंगे तो जो यह अधिवेशन है, इस अधिवेशन का काफी महत्व है। इस अधिवेशन का काफी महत्व क्यों है? कई ऐसे कारण हैं जिस वजह से इस अधिवेशन का महत्व है। पहला कारण तो यह है कि इस अधिवेशन के दौरान भी पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया था। और इस अधिवेशन के दौरान जो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया था, उस पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को कांग्रेस ने पारित कर दिया था। यानी कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित कर दिया था। इसका मतलब यह होता है कि कांग्रेस ने अब अपना लक्ष्य पूर्ण आजादी को बना लिया था, पूरी की पूरी आजादी को बना लिया था। यानी कांग्रेस अब यह चाह रहा था कि उसे अंग्रेजों से पूरी तरीका से मुक्ति चाहिए, अंग्रेजों से आजादी चाहिए। और इस अधिवेशन के दौरान कांग्रेस
ने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि अब हमें अंग्रेजों से पूर्ण आजादी चाहिए, उससे कम हमें कुछ भी मंजूर नहीं है, उससे कम हमें कुछ भी मंजूर नहीं है। यही होता है पूर्ण स्वराज प्रस्ताव का पारित होना। साथ ही साथ इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा कि जब तक हमें, यानी जब तक भारत को पूर्ण आजादी नहीं मिल जाती है तब तक प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसकी घोषणा पंडित नेहरू ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में की और इस घोषणा के तहत ही पहली बार पूरे भारतवर्ष में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया। पहली बार 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया और जब तक भारत आजाद नहीं हो गया तब तक प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को 1930 से लेकर 1947 ईस्वी तक स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। लेकिन 1947 ईस्वी में जब 15 अगस्त को हमें आजादी मिल गई तब से लेकर आज तक अब हम लोग स्वतंत्रता दिवस या स्वाधीनता दिवस या आजादी दिवस के तौर पर 15 अगस्त को मनाते हैं। लेकिन आप ध्यान में इस बात को रखेंगे कि ध्यान से इस बात को याद रखेंगे कि पहली बार पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। साथ ही साथ 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था, 1929 के लाहौर अधिवेशन में ही यह भी प्रस्ताव पारित किया गया था कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में ही यह भी प्रस्ताव पारित किया गया था कि गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए जाएंगे। तो जो गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए जाएंगे संबंधी प्रस्ताव की अगर बात की जाए कि कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को किस अधिवेशन के दौरान पारित किया है, तो कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में चलाए जाएंगे संबंधी प्रस्ताव 1929 के लाहौर अधिवेशन में ही प्रस्तुत किया था या पारित कर लिया था। बाद के वर्षों में जाकर 1930 से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। इसके बाद वर्ष 1930 ईस्वी की अगर हम लोग बात करें तो वर्ष 1930 ईस्वी में कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ। इसके बाद वर्ष 1931, अगर बात हम लोग वर्ष 1931 की करें तो वर्ष 1931 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ और कराची भी पाकिस्तान में ही पड़ता है। कहां पड़ता है? पाकिस्तान में। तो आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले याद कीजिए 1926 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? 1926 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? इसकी अध्यक्षता किसने किया? किस अधिवेशन में कांग्रेस ने कांग्रेसी जनों के लिए खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य बना दिया? किस अधिवेशन में कांग्रेस ने कांग्रेसी जनों के लिए खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य बना दिया? चलिए, 1927 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? अध्यक्षता किसने किया? किस अधिवेशन में साइमन कमीशन आयोग का विरोध करने को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया? साइमन कमीशन आयोग का विरोध करने को लेकर प्रस्ताव पारित किस अधिवेशन के दौरान किया गया? किस अधिवेशन के दौरान? 1927 मद्रास। 1927। चलिए, 1928 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? 1928 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? 1928 में कहां हुआ? 1928 में कहां हुआ? चलिए, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान विदेश विभाग का गठन हुआ? 1928 कोलकाता। कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान विदेश विभाग का गठन हुआ? किस अधिवेशन के दौरान? 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? अध्यक्षता किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया? कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किसमें? लाहौर अधिवेशन 1929। ठीक है। इसके बाद आगे बताइएगा कि पहली बार स्वाधीनता दिवस के रूप में कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930।
पहली बार स्वाधीनता दिवस के रूप में कब मनाया गया? पहली बार स्वाधीनता दिवस के रूप में कब मनाया गया? आगे बताइएगा। गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जाएगा, यह प्रस्ताव कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन के दौरान पारित किया? गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जाएगा, कांग्रेस ने यह प्रस्ताव अपने किस अधिवेशन के दौरान पारित किया? क्लियर है इतना? चलिए आगे। 1930 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? नहीं ना हुआ। आगे वर्ष 1931। वर्ष 1931 की अगर हम लोग बात करें तो वर्ष 1931 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ कराची में। 1931 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? कराची में। कहां हुआ? कराची में। कराची में। और वर्ष 1931 ईस्वी में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ, इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो है आपको इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई। और इस अधिवेशन की कई सारी विशेषताएं हैं। इस अधिवेशन में जब गांधी जी भाग लेने के लिए पंजाब के रास्ते कराची जा रहे थे, तो पंजाब के क्षेत्र में युवाओं ने गांधी जी को काला झंडा दिखाया, और जो काला झंडा होता है वो विरोध का प्रतीक होता है। अब पंजाब के युवाओं ने काला झंडा क्यों दिखाया? तो पंजाब के युवाओं को ऐसा लग रहा था कि गांधी जी ने भगत सिंह को नहीं बचाया। गांधी जी ने भगत सिंह को नहीं बचाया। इसी बात को लेकर पंजाब के युवा जो है आपको गांधी जी को काला झंडा दिखाया, अर्थात गांधी जी का विरोध किया। और गांधी जी को अपने पूरे जीवन काल में एकमात्र बार काला झंडा जो दिखाया गया था वह 1931 के कराची अधिवेशन में, जब पंजाब के रास्ते भाग लेने के लिए जा रहे थे, तो उसी दौरान गांधी जी को काला झंडा दिखाया गया था। इसके बाद जो यह अधिवेशन है, इस अधिवेशन के दौरान ही गांधी इरविन समझौता को स्वीकृति प्रदान की गई थी। इस अधिवेशन के दौरान ही जो है आपको गांधी इरविन समझौता को स्वीकृति प्रदान की गई थी। गांधी इरविन समझौता को स्वीकृति प्रदान की गई थी। जो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, उस गांधी इरविन समझौता को इस अधिवेशन के दौरान ही स्वीकृति प्रदान किया गया था। और जब गांधी इरविन समझौता को स्वीकृति प्रदान किया गया, इसके तहत ही कुछ समय के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित हो गया, तथा गांधी जी कांग्रेस की तरफ से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए। इसके बाद इस अधिवेशन के दौरान जब गांधी जी को बोलने का मौका मिला, तो इस अधिवेशन के दौरान ही गांधी जी ने यह कहा कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। इस अधिवेशन के दौरान ही गांधी जी ने यह कहा कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। इसके बाद वर्ष 1932, बात अगर वर्ष 1932 की करें तो वर्ष 1932 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन दिल्ली में हुआ। वर्ष 1932 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन दिल्ली में हुआ, तथा वर्ष 1933 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कोलकाता में हुआ। अब देखिएगा, वर्ष 1932 और वर्ष 1933 दोनों अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था मदन मोहन मालवीय को। दोनों अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था किसको? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय को जो है दोनों अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया। मदन मोहन मालवीय को दोनों अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन ध्यान में रहे कि दोनों में से किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने नहीं किया, बल्कि 1932 के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता अमृत रणछोड़ दास सेठ ने किया। अमृत रणछोड़ दास सेठ ने जो है आपको 1932 के दिल्ली में हो रहे कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किया। तो वही वर्ष 1933 के कोलकाता में हो रहे अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती नलिनी सेन गुप्ता ने किया। श्रीमती नलिनी सेन गुप्ता ने किया। इसके बाद वर्ष 1934 की अगर हम लोग बात करें तो जो वर्ष 1934 है, वर्ष 1934 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जो है आपको मुंबई में आयोजित हुआ। वर्ष 1934 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां आयोजित हुआ? मुंबई में।
और वर्ष 1934 ईस्वी में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मुंबई में आयोजित हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है आपको की गई थी राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो है आपको इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। इसके बाद अगर बात की जाए वर्ष 1935 की, तो 1935 ईस्वी में कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ था। फिर 1936, तो आगे हम 1936 पर आएंगे, लेकिन उससे पहले जो है याद कर लीजिए आप, ठीक है? बताइए, 1930 में कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन हुआ है? नहीं। 1931 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? कहां हुआ? कहां हुआ? इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान गांधी इरविन समझौता को स्वीकृति प्रदान की गई? 1931 का कराची अधिवेशन। कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान गांधी इरविन समझौता को स्वीकृति प्रदान की गई? 1931 का कराची अधिवेशन, ठीक है। किस अधिवेशन के दौरान गांधी जी ने यह कहा गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं? 1931 का कराची अधिवेशन। इसके बाद वर्ष 1932 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? कहां हुआ? वर्ष 1933 में। वर्ष 1933 में। और 1932 और 1933 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन का अध्यक्ष किसे चुना गया? किसे चुना गया था? लेकिन क्या मदन मोहन मालवीय अध्यक्षता किए थे? क्योंकि वो जेल में बंद थे। क्यों नहीं किए? क्योंकि वो जेल में बंद थे। इसलिए 1932 के दिल्ली के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? किसने किया? 1932 के कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? अमृत रणछोड़ दास। और 1933 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? किसने किया? श्रीमती नलिनी सेन गुप्ता। इसके बाद 1934 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? कहां हुआ? अध्यक्षता किसने किया? किसने किया? राजेंद्र प्रसाद। 1935 में कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन हुआ? हुआ? नहीं हुआ। इसके बाद वर्ष 1936 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ लखनऊ में। वर्ष 1936 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? लखनऊ में। वर्ष 1936 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में हुआ। और लखनऊ में हो रहे इस अधिवेशन का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। किसे बनाया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था, या पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए भारत की हर समस्या का समाधान समाजवाद को बताया। इस अधिवेशन के दौरान ही पंडित नेहरू ने अपने आप के विषय में कहा है कि मैं समाजवादी हूं और समाजवाद ही भारत की हर समस्या का समाधान है। साथ ही साथ कांग्रेस के इस अधिवेशन की अगर हम लोग बात करें तो कांग्रेस के इस अधिवेशन के दौरान ही कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड का गठन किया गया था। कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड का गठन जो है कांग्रेस के 1936 के लखनऊ अधिवेशन के दौरान ही किए गए थे। कांग्रेस के 1936 के लखनऊ अधिवेशन के दौरान ही किए गए थे। इसके बाद कांग्रेस का 1937 का वार्षिक अधिवेशन महाराष्ट्र के फैजपुर में हुआ था। कांग्रेस के 1937 का वार्षिक अधिवेशन जो है आपको महाराष्ट्र के फैजपुर में हुआ था। और 1937 का जो वार्षिक अधिवेशन फैजपुर में हुआ था, यह गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन है। यह जो है आपको गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन है। और इस अधिवेशन के दौरान ही कांग्रेस ग्राम सभा नामक संगठन की स्थापना की गई थी। कांग्रेस ग्राम सभा नामक संगठन की स्थापना की गई थी। और 13 अस्थायी कृषि कानून भी पारित किए गए थे। 13 अस्थायी कृषि कानून भी जो है कांग्रेस के इस अधिवेशन के दौरान ही पारित किए गए थे। वहीं इसके बाद अगर हम लोग देखें कांग्रेस का गांव में आयोजित दूसरा अधिवेशन, तो कांग्रेस का गांव में आयोजित जो दूसरा अधिवेशन है वह गुजरात के हरिपुरा में हुआ था। गुजरात के हरिपुरा की अगर हम लोग बात करें तो गुजरात के हरिपुरा में वर्ष 1938 ईस्वी में, गुजरात के हरिपुरा में वर्ष 1938 ईस्वी में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, यह गांव में आयोजित कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन था। और इस अधिवेशन की अगर हम लोग बात करें तो जो यह अधिवेशन है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस।
सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। और इस अधिवेशन के दौरान ही राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। कांग्रेस के 1938 के वार्षिक अधिवेशन के दौरान ही राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। और जो राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था, इस राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष जो है आपको बनाए गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू को। पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो है राष्ट्रीय नियोजन समिति का जो है आपको अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद आपको वर्ष 1939 की अगर हम लोग बात करें तो वर्ष 1939 ईस्वी में मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। वर्ष 1939 ईस्वी में मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में, देखिए एगो त्रिपुरा होता है, एगो त्रिपुरी होता है। त्रिपुरी मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में 1939 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था, जिस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इस अधिवेशन को त्रिपुरी संकट भी कहा जाता है। अब 1939 के कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन को त्रिपुरी संकट भी कहा जाता है। तो प्रश्न यह उठता है कि त्रिपुरी संकट क्यों कहा जाता है। देखिए 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन का अध्यक्ष महात्मा गांधी पट्टाभी सीतारमैया को बनाना चाहते थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस यह चाहते थे कि कांग्रेस का अध्यक्ष वही बने रहे। गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस दोनों का कांग्रेस में बहुत अधिक महत्व था। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने यह फैसला लिया कि मतदान करवाया जाएगा कांग्रेस अध्यक्ष बनने को लेकर। और पहली बार 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन के दौरान ही कांग्रेस के अध्यक्ष बनने को लेकर मतदान करवाया गया था। इससे पहले कभी भी मतदान नहीं हुआ था। और जब मतदान करवाया गया तो उसमें सुभाष चंद्र बोस ने 203 मतों से पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया, अर्थात अंततः सुभाष चंद्र बोस की जीत हुई और वे अध्यक्ष बने। लेकिन अध्यक्ष कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों के मदद से काम करते थे, लेकिन महात्मा गांधी ने दबाव डालकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अधिकतर सदस्यों को त्यागपत्र दिलवा दिया। तो सुभाष चंद्र बोस को यह एहसास हुआ कि गांधी जी नहीं चाहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस का अध्यक्ष बना रहे, जिसको लेकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिए। और जब सुभाष चंद्र बोस 1939 ईस्वी के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता करने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिए, तब फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद वर्ष 1940 की अगर हम लोग बात करें तो झारखंड के रामगढ़ में, और उस समय झारखंड बिहार में हुआ करता था, लेकिन वर्तमान समय में रामगढ़ जो है आपको झारखंड में है। वर्ष 1940 ईस्वी में झारखंड के रामगढ़ में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आयोजित हुआ था। और वर्ष 1940 के रामगढ़ में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आयोजित हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। और अगर बात की जाए मौलाना अबुल कलाम आजाद की बात की जाए तो ये जो है आपको 1940 से लेकर के 1946 ईस्वी तक कांग्रेस का अध्यक्ष बने रहे, क्योंकि इस अधिवेशन के दौरान जो है आपको द्वितीय विश्व युद्ध हो रहे थे। इस अवधि के दौरान 1940 से 1946 के दौरान द्वितीय विश्व युद्ध हो रहे थे, जिस वजह से कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन आयोजित होने बंद हो गए थे, जिस कारण इस अवधि के दौरान मौलाना अबुल कलाम आजाद ही कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे। और इस अवधि के दौरान जो कैबिनेट मिशन योजना 1942 में भारत आगमन हुआ था, जो क्रिप्स मिशन योजना का आगमन 1942 में हुआ था। क्रिप्स मिशन योजना मिशन योजना के साथ मौलाना अबुल कलाम आजाद ने ही बात किया था, क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, इसलिए उन्होंने बात किया। साथ ही साथ इस अवधि के दौरान जो शिमला सम्मेलन हुआ था, शिमला सम्मेलन में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने ही भाग लिया था, क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद ही हुआ करते थे। तो अगर आप आजादी से पहले यानी 1947 से पहले देखेंगे कि कांग्रेस अध्यक्ष पद पर सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड किसके नाम दर्ज है, तो आपको पता चलेगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसके बाद वर्ष 1946 की अगर हम लोग बात करें, वर्ष 1946 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मेरठ में आयोजित हुआ। कहां आयोजित हुआ?
मेरठ कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश। वर्ष 1946, आगे देखेंगे, ठीक है, पहले इतना याद कर लेते फिर आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए, 1936 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? 1936 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? अध्यक्षता किसने की है? किसने किया है? कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पंडित नेहरू ने अपने आप को समाजवादी बतलाया? 1936 का? 1936 का? और किस अधिवेशन के दौरान पंडित नेहरू ने समाजवाद को भारत की हर समस्या का समाधान बताया? 1936 का लखनऊ। 1937 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? कहां हुआ? कहां हुआ? इस अधिवेशन की भी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही की थी। तो 1937 के कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? किसने की? किसने की? गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन। गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन। कांग्रेस ग्राम सभा का गठन कौन अधिवेशन के दौरान? कौन अधिवेशन के दौरान? कौन अधिवेशन के दौरान? अस्थायी कृषि कानून कौन अधिवेशन के दौरान पारित? कौन अधिवेशन के दौरान? चलिए, कांग्रेस का गांव में आयोजित दूसरा अधिवेशन 1938 हरिपुरा। कांग्रेस का गांव में आयोजित दूसरा अधिवेशन 1938 हरिपुरा। हरिपुरा कहां है? गुजरात में। हरिपुरा कहां है? हरिपुरा कहां है? चलिए, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? किसने की? 1938 के हरिपुरा अधिवेशन के दौरान राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ था। राष्ट्रीय नियोजन समिति का अध्यक्ष, राष्ट्रीय नियोजन समिति का अध्यक्ष, राष्ट्रीय नियोजन समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। त्रिपुरी कहां पड़ता है? एमपी, मध्य प्रदेश। त्रिपुरी कहां पड़ता है? त्रिपुरी कहां पड़ता है? 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? किसने की? लेकिन महात्मा गांधी इस अधिवेशन का अध्यक्ष किसे बनाना चाहते थे? पट्टाभी सीता, पट्टाभी सीता रमैया। और जो यह त्रिपुरी अधिवेशन है, त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता करने के बाद सुभाष चंद्र बोस जब त्यागपत्र दे दिए तो कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया? राजेंद्र प्रसाद। किसे बनाया गया? 1940 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? कहां हुआ? इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? किसने की? क्रिप्स मिशन योजना के साथ बात कौन किया? शिमला सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से भाग कौन लिया? आजादी से पहले कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर सबसे अधिक वर्षों तक रहने का रिकॉर्ड किसके नाम दर्ज है? किसके नाम दर्ज है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। अब आगे आ जाइए, 1946। वर्ष 1946 की अगर हम लोग बात करें तो वर्ष 1946 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ था। उत्तर प्रदेश के मेरठ में वर्ष 1946 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जेबी कृपलानी के द्वारा किया गया था। जेबी कृपलानी के द्वारा किया गया था। इसके बाद कांग्रेस का जो अगला एक विशेष अधिवेशन आयोजित हुआ दिल्ली में वर्ष 1947, दिसंबर 1947 ईस्वी में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन दिल्ली में आयोजित हुआ और दिसंबर 1947 ईस्वी में जब कांग्रेस का विशेष अधिवेशन दिल्ली में आयोजित हुआ था तो उस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था राजेंद्र प्रसाद को। किसको? राजेंद्र प्रसाद को। लेकिन दिसंबर 1947 से पहले कांग्रेस के अध्यक्ष आपको जेबी कृपलानी ही हुआ करते थे और आप सब लोग जानते हैं 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली है। तो 15 अगस्त 1947 को जब भारत को आजादी मिली उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी हुआ करने बातों को अब आइए 1 मिनट में याद कर लेते हैं। 1946 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? कहां हुआ? कहां छोड़ा? वर्ष 1946 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? कहां हुआ? इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? किसने की? आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष, भारत विभाजन के समय जेबी कृपलानी। इसके बाद दिसंबर 1947 ईस्वी में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कहां बुलाया गया? दिल्ली। कहां बुलाया गया? दिसंबर 1947 ईस्वी में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कहां बुलाया गया? और दिसंबर 1947 में
जो कांग्रेस का विशेष अधिवेशन दिल्ली में बुलाया गया था, इस विशेष अधिवेशन का अध्यक्ष किसे चुना गया? किसे चुना गया था? किसे चुना गया था? राजेंद्र प्रसाद। समझ गए? और इसके बाद आगे बताइएगा, 1948 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? जयपुर। कहां हुआ है? 1948 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? जयपुर में हो रहे वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? किसने किया? एगो पुस्तक है कांग्रेस का इतिहास, कांग्रेस के इतिहास नामक पुस्तक की रचना पट्टाभी सीतारमैया ने किया था। तो कांग्रेस के इतिहास नामक पुस्तक की रचना किसने किया? कांग्रेस के इतिहास नामक पुस्तक की रचना किसने किया? पट्टाभी सीता। 1950 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? कहां हुआ? 1950 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? अध्यक्षता किसने किया? अध्यक्षता किसने किया? पुरुषोत्तम दास टंडन ने। और इसके बाद आगे बताइए, वर्तमान में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। देखिए ध्यान दीजिएगा, जब कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हो रहा था, जब कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हो रहा था, तो उस समय बिहार और झारखंड एक ही राज्य हुआ करता था। उस समय बिहार और झारखंड एक ही राज्य हुआ करता था। उस समय के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो उस समय के संदर्भ में कांग्रेस का 3 अधिवेशन बिहार में हुआ था। उस समय के संदर्भ में कांग्रेस का 3 अधिवेशन बिहार में हुआ था, 1912, 1922, 1940। 1912 में पटना के बांकीपुर, 1922 गया और 1940 रामगढ़। 1912 के अधिवेशन की अध्यक्षता आर.एन. माधोलकर ने, 1922 सी.आर. दास, 1940 मौलाना अबुल कलाम आजाद। लेकिन वर्तमान समय के बिहार को अगर हम लोग देखें तो वर्तमान समय के बिहार में कांग्रेस में कितने अधिवेशन हुए? 2। कितने अधिवेशन? 2। 12 और 22। 12 और 22। क्लियर है ये बात? चलिए, ये चीज है तो इसको भी जो है आप याद रखिएगा। बात समझ में आया? चलिए, ये जो है आपको कांग्रेस के अधिवेशन से हम आपको अवगत करवाए, सब अधिवेशन से तो अवगत करवाइए दिए। छोड़े कहां कहां थे? 1897, 98, 99, 100, 1900 तक नहीं बताए। फिर 1902, 3 नहीं बताए। उसके अलावा तो सब बताइए दिए, उसके अलावा सब बताए, उसके अलावा सब बता दिए। समझ गए? तो अब जो है आपका काम है इसको याद कर लेना। समझ गए? हम आपको समझा बुझा भी दिए हैं, याद भी करवा दिए हैं। घर पे जाकर के आप इसका रिवीजन कर लीजिएगा। अब देखिएगा, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो नोट में नहीं है। साथ ही साथ जो है आपको कांग्रेस को लेकर के अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय है। किस विद्वान ने कांग्रेस को लेकर क्या कहा है, इस बात की भी चर्चा हम आपके साथ करेंगे। साथ ही साथ कांग्रेस की स्थापना के बाद भी कई सारे राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई है। जैसे कांग्रेस की स्थापना से पहले कुछ राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई है, तो कांग्रेस के स्थापना से पहले जो राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई है उससे हम आपको अवगत करवा चुके हैं। अब आगे हम आपको उन संगठनों से अवगत करवाएंगे जो कांग्रेस की स्थापना के बाद स्थापित हुआ है, जो कांग्रेस की स्थापना के बाद स्थापित हुआ है, उन संगठनों से जो है आगे हम आपको अवगत करवाएंगे। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। बैठे रहिए, लेकिन छुट्टी कहाँ दी है? ठीक है, चलिए दीजिए होमवर्क। पूछते हैं, पिछले क्लास में भी तो होमवर्क नहीं है, पूछे थे? नहीं ना पूछे थे? पूछे थे? हाँ, ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक का पूरा कॉपी हो गया, पता चला ना आप लोग को? पूरे कंसेप्टे का कॉपी कर रहे हैं। मेरे ई मैटर को इधर उधर दायां बायां आ गया। जानते हैं इस बुक को तैयार करने में हम कितना बुक पढ़े हैं, हमको पता है। समझे? कभी हम दिखा देंगे फोटो खींच के। इस बुक को तैयार करने में हम भी बहुत सारा 20, 25, 30 कितना बुक आज तक गिनबो नहीं किए हैं। बहुत सारा बुक का सहारा लेकर के जो है इसको लिखे हैं। समझे? लेकिन अब क्या कीजिएगा, कोई बात नहीं। समझे? तो यही किया, मैटर को जो है एक जगह कर दिया। मेरा तो इधर उधर न है, मेरा अपना कंसेप्ट है। अब जो है आपको हूबहू तो कॉपी नहीं है ना कर सकता था। समझे? तो इधर उधर दायां बायां कर दिया अपना। समझे? तो खैर कोई बात ना है। तो एगो बात तो पता चल गया कि वो मार्केटिंग करता, वो पढ़ाता उड़ाता ना है। ये बात तो पता चल गया। उसको पैसा से मतलब है। समझे? बुक बेच के क्या करेगा? पैसा कमाएगा। पैसा से मतलब है, सीधा सा बात है। हम इस बुक पे 1 साल से ज्यादा समय तक काम किए, तब जाकर के बुक आया है।
तब इतना डिमांड हुआ, 1,00,000 कॉपी से ज्यादा बिका है वो, समझे? हैं? चलिए, क्या था इसमें होमवर्क? पेज नंबर बोलिए ना। 320 से पूरा 50 से 100 था, 70 से 100। चलिए ठीक है, बताइए तो। रेडियो सक्रियता की खोज निम्न में से किसके द्वारा? बेकुरल ना। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? 1800। चिपको आंदोलन किससे संबंधित? वृक्षों के जंगल में काटने को चंपा किस महाजनपद की राजधानी? अंगना। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं? 22 ना। यूआरएल का पूर्ण रूप? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1930 में किसने की? हो जी मिन्ह ने। हो जी। सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह? अवध रियासत का संस्थापक? सादत खां। अगला होमवर्क इसमें सुनिए, अगला होमवर्क सुनिए इसमें, पेज नंबर 340 से पेज नंबर 340 से 348 से 348 क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, ये होमवर्क कर लीजिएगा। लीजिए, इसमें अब क्या दिए थे? 20-21 दिए थे। देखिए अब इसकी बात कर रहे हैं। 20-21 था मुगल कालीन संगीत और चित्रकला और मुगल साहित्य। आगे है मुगल काल विविध। इसमें मुगल काल विविध देख लीजिएगा, मुगल काल विविध। अब क्वेश्चन पूछते हैं, बताइए मुगल काल में दरबारी भाषा क्या थी? फारसी ना। शाहजहांनामा के लेखक? इनायत खां। शाहजहांनामा के लेखक? तबकाते अकबरी के लेखक? निजामुद्दीन अहमद। निजामुद्दीन। आगे, गुलबदन बेगम पुत्री थी किसकी? बाबर ना। चलिए आगे बताइएगा। किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है? चित्रकला। किसके लिए? तानसेन का मूल नाम? तानसेन का मकबरा कहां है? कहां है? कौन सा संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब दक्ष था? मुगल चित्रकला ने किसके शासनकाल में उन्नति की? किसके समय? प्रातः काल में गाया जाने वाला राग? तोड़ी। कौन? प्रातः काल में गाया जाने वाला राग तोड़ी। निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? रामचंद्र। कौन? रीवा के राजा रामचंद्र। यहां पे है भाटा का राजा रामचंद्र, वही ठीक है। चलिए, मुगल चित्रकला की मुगल शैली प्रारंभ किसके समय हुआ? हुमायूं। किसके समय? यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? अकबर। किसके दरबार में? अकबर। दसवंत बसावन किसके चित्रकार? किसके? मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ है लगान निर्धारण का तरीका। लगान निर्धारण का। क्लियर। चलिए आगे होमवर्क बढ़ा दिए। और सब बढ़िया है? एगो मोटिवेशन स्पीच करके वीडियो डाले हैं, देखें आप लोग, देख लीजिएगा उसको। और बोले थे अभी छुट्टी कहाँ दी है आपको? है बैठिए बैठिए बैठिए, पिछले क्लास में कुछ दिए थे हम। हाँ चलिए, ऑनलाइन वाले लोग इससे आगे मिलते हैं अगले क्लास में। अभी फटियाएंगे सबको, वही जो टास्क दिए थे वो देखेंगे अभी। ठीक है, काट दीजिए अब। ऑनलाइन मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।